हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती एग्ज़ाम 2025 जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था 2 तारीख से। तो 2 तारीख का सभी शिफ्ट का यानी कि तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। तो जो नहीं देखे हैं उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 3 मार्च का सभी शिफ्ट यानी कि तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है टोटल डिस्कस किया जाएगा। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। जिनका एग्जाम होने वाला है तो कृपया वो क्वेश्चन को जरूर प्रोवाइड करें, और क्वेश्चन भेजने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके पर्सनल आप मैसेज कर सकते हैं। तो आते हैं हम लोग देखते हैं शिफ्ट, ठीक है, 3 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, तो आरपीएफ कांस्टेबल 2025 3 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संविधान जो है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं ये अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित भारत के मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भाग 3 को भारत का, ठीक है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। देखते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया हुआ है आपका कि मौलिक अधिकार भारत का ठीक है, संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। कौन कौन सा? तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में, और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 में। ठीक है, मूलतः संविधान सब, ठीक है, मूलतः जो है संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में शामिल था। हालांकि 44वां संविधान संशोधन 1978 में द्वारा मौलिक अधिकारों को सूची से क्या कर दिया, हटा दिया गया था। और इसे भाग जो है वो, ठीक है, भाग 12 के अनुच्छेद 300 के ए में यानी कि 300 के क में जो है वो रख दिया गया है। ठीक है, अब यह कानूनी अधिकार हो गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 2024-25 में बजट में डिफेंस का केंद्रीय बजट से कितना प्रतिशत है। तो डिफेंस का केंद्रीय बजट में कितना प्रतिशत है, तो है आपका यह वित्त वर्ष 2024-25 में बजटीय अनुमान 9.53% से ज़्यादा है, और यह केंद्रीय बजट का 13.45% का हिस्सा है। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। तो कानून के समक्ष समानता से संबंधित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता से कानूनों के समान संरक्षण प्रावधान है, और यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के तहत आता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला जो 2 मार्च का एग्जाम हुआ था उसमें भी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो एक बार अच्छे से आप पंचवर्षीय योजना को देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। तो दूसरी ये जो था 1956 से 61 में, पहला जो था 1951 से 56, और दूसरा जो था वो 56 से 61 में, कि दूसरी पंचवर्षीय योजना सार्वजनिक क्षेत्र विकास और तेजी उद्योगीकरण के पर ये जो था इस विषय पे केंद्रित था। और इसमें क्या क्या हुआ था, तो दूसरा पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट और 5 स्टील प्लांट क्रमशः सोवियत संघ, ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी की मदद के द्वारा ये स्थापित किया गया था। लक्ष्य क्या रखा गया था, तो लक्ष्य रखा गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में कि लक्ष्य वृद्धि दर 4.5% थी। वास्तविक विकास दर जो था कितना था, तो 4.27% थी। सांख्यिकी विधि प्रशांत चंद्र महालनोबिस के द्वारा विकसित यह आर्थिक विकास मॉडल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि कुंभ मेले में को यूनेस्को अमूर्त संस्कृति धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था। तो कुंभ मेले को यूनेस्को के अमूर्त धरोहर संस्कृति में शामिल किया गया था 2017 में, और यह घोषणा दिसंबर 2017 के दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित यूनेस्को सत्र में हुआ था। कुंभ मेला जो है यह मेला हर 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है, और इस बार 2025 में भी इसका आयोजन किया गया था। 12 वर्षों के बाद महाकुंभ आयोजन किया गया था। कुंभ मेला 4 वर्ष, ठीक है, 4 प्रमुख तीर्थ स्थल में आयोजित किया जाता है। कौन कौन सा स्थल है, तो प्रयागराज, पूर्व इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये 4 जगहों पे जो है वो कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, कहाँ पे, तो प्रयागराज, पूर्व नाम था इसका इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा त्यौहार का हर साल हिंदू पंचांग के मुताबिक किस महीने में आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 60 महीने के शुक्ल पक्ष के द्वितीय को मनाया जाता है। और इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा का रथ जो है होकर ठीक है, गुंडीचा मंदिर जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में किस ईरान को राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गया था। तो ईरान के राष्ट्रपति कौन थे जिनके हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गया था, तो वह आपका मई 2024 में सैयद इब्राहिम रईसी का मृत्यु हो गया था। ठीक है, सैयद इब्राहिम रईसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न पूछा गया था कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। वही भारत में अगर पूछेगा, ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन जो है उन्हें शांति का पुरस्कार कब मिला था, तो 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। हरित क्रांति शब्द जो है ये दिया था कौन, तो विलियम गिडे ने दिया था, ठीक है, विलियम गोडे ने गढ़ा था। हरित क्रांति की उपलब्धियां अनाज उत्पादन खासकर गेहूं में वृद्धि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2024 में राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ था। तो ठीक है, राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2024 में हुआ था कहाँ पे, तो ये हुआ था आपका राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में, देहरादून में। 38 ठीक है, 38वां जो था ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था आपका उत्तराखंड में आयोजन किया गया था, ठीक है, अभी हाल ही में। और यहाँ पे आपके देख सकते हैं सर्वश्रेष्ठ जो है वो स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड 68, ठीक है। और महाराष्ट्र जो है वो 54 पदक स्वर्ण लाया था, हरियाणा 68 स्वर्ण पदक लाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो पॉइंट है वो दिया गया है कि पहला राष्ट्रीय खेल 1924 में अविभाजित भारत के लाहौर, ठीक है, अविभाजित जब भारत और पाकिस्तान जो था वो विभाजन नहीं हुआ था तब हुआ था, आयोजित किया गया था। इसे अखिल भारतीय ओलंपिक खेल भी कहा जाता था। साल 1940 में संस्करण से पहले इस कार्यक्रम को नेशनल गेम्स के नाम भी से भी जाना गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, अगला पॉइंट है कि आज़ाद भारत ने नेशनल गेम्स का पहला संस्करण साल 1948 में लखनऊ में आयोजित किया था। ओलंपिक की तर्ज पर पहला आधुनिक राष्ट्रीय खेल साल 1985 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। साल 2023 में नेशनल गेम्स का आयोजन गोवा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य के निहित है। तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा पूछा गया था, यानी कि यहाँ से आर्टिकल से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो जिनका एग्जाम आने वाला है तो कृपया अनुच्छेद, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो है वो एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से रिविजन करके जाइएगा ताकि आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया था कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य निहित है किसमें, तो भाग 4 के अनुच्छेद 51 के क में। और एक कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह जोड़ा गया था। देखते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मौलिक कर्तव्य कौन कौन सा है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य कुछ उदाहरण है, संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय आंदोलन में आदर्श से पालन करना, देश की रक्षा करना, देश की एकता और अखंडता का रक्षा करना, और क्या है उसके बाद है आपका, ठीक है, सरसता से भाईचारों की भावनाओं पैदा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञान अर्जन को भावना विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सड़क सीमा यानी कि BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था। तो बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं सड़क सीमा संगठन की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 7 मई 1960 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं, दिया गया है कि सड़क सीमा संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो केंद्रीय रक्षा मंत्रालय। सड़क संगठन के महानिदेशक कौन है, ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन है। सीमा सड़क संगठन के टैगलाइन जो है वो क्या है, तो हमारे महान पर्वतों में खामोशी में काम बोलता है, ठीक है, ये जो है वो टैगलाइन है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया नेक्स्ट पॉइंट है कि सीमा सड़क संगठन ने BRO में 7 मई 2024 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये हम लोग करा रहे हैं 3 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। दिया गया है कि बॉयल का नियम किससे संबंधित है। तो बॉयल का नियम आदर्श गैस का दाब और आयतन से संबंध रखता है। इसके अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत जनित्र के कार्य कौन कौन से हैं। तो विद्युत जनित्र यानी कि क्या कहते हैं, जनरेटर जिसको हम कहते हैं विद्युत जनित्र। तो विद्युत जनित्र के मुख्य काम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है होता है, और यह जो है विद्युत आवेश को एक बाह्य परिपथ से होकर के प्रवाहित होने वाला प्रेरित करता है। विद्युत जनित्र का यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो घरों कारखानों में बिजली उपकरण के चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आवेश और ऊर्जा भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शक्ति गुणांक को बेहतर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि रसोई गैस मुख्य रूप से क्या शामिल है। तो मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल होता है किसमें, तो रसोई गैस में, ठीक है। LPG में, ये LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, और इसमें मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं, दिया गया है कि लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस यह अत्यंत ज्वलनशील है तथा इसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन से पर्वत सबसे अधिक वर्षा होता है। तो कौन से पर्वत पर सबसे अधिक वर्षा होता है। तो पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित मौसीनराम गांव में दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और इसे बादलों का भूमि भी कहा जाता है। किसको, तो मौसीनराम को बादलों का भूमि भी कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मौसीनराम मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो वह है कर्नाटक राज्य। सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो कर्नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न पूछा गया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है ये हम लोग देख लेते हैं। न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति भवन के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर किया जाता है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश परामर्श पर करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा करते किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति स्वयं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि आरबीआई की मौजूदगी दर जो है वो क्या है। तो 1 मार्च 2025 तक भारतीय रिजर्व बैंक का रेपो रेट पूछा गया था। तो रेपो रेट जो था वो क्या था, तो रेपो रेट यहाँ पे जो था वो था आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के एसडीएफ था 6%, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी था 6.5% और बैंक रेट था 6.5%। रिवर्स रेपो रेट कितना है 3.35% और कैश रिजर्व रेशियो जो है वो कितना है तो 4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया आपका रूस के संविधान से अपनाया गया है। और मौलिक अधिकार पूछेगा तो किस कहाँ से लिया गया, तो ये यूएसए से लिया गया मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक अधिकार लिया है कहाँ से, तो यूएसए के संविधान से। मौलिक कर्तव्य की चर्चा किस में मिलता है, तो अनुच्छेद 51 के ए में मिलता है। और ये कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि सामान्य नागरिक संहिता जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये किया गया आपका अनुच्छेद 44 में। ठीक है, समान नागरिक संहिता की चर्चा किस में मिलता है, तो अनुच्छेद 44 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो 1920 में, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को। आंदोलन जो था वो 4 सितंबर 1920 को शुरू किया गया था। ठीक है, नहीं, 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट किया जाता है और इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। नहीं, ये गलत है यहाँ पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो स्टार्ट हुआ था आपका 1930 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ प्रबंधक निदेशक जो है एमडी कौन है। तो डॉक्टर चंद्र, ठीक है, डॉक्टर देवदत्त चंद्र जो है उन्होंने संजीव चड्डा की जगह ली थी। संजीव चड्डा का कार्यकाल 30 जून 2023 तक ही खत्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गुप्तकाल सिक्के क्या कहा जाता है। तो गुप्तकाल के सिक्के को कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, तो गुप्तकाल के सिक्के सोने चांदी तांबे के बने होते थे। सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था और वही चांदी के सिक्के को रूपा कहा जाता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वैष्णव संत रामानुज का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। तो रामानुज का जन्म जो हुआ था वो तमिलनाडु के श्री पेरुबंदर में हुआ था, पेरुबुदूर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया था, अगला प्रश्न पूछा गया है कि राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकार के अध्यक्ष नियुक्त कौन करता है। तो राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया यहाँ पे वो है कि स्वर्ण सिंह समिति प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की सिफारिश किया था। ठीक है, और प्रशासनिक न्यायाधिकरण का अनुच्छेद किस में जिक्र है, तो अनुच्छेद 323 के दायरे में, 23 के ए के दायरे में आता है। यह कोई अदालत नहीं लेकिन न्यायपालिका की शक्ति इसमें निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि एसबीआई और सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर बना क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है। तो सिंगापुर एयरलाइंस के साथ, ठीक है, एसबीआई और सिंगापुर एयरलाइंस के साथ जो मिलकर क्रेडिट कार्ड बना है उसका नाम है क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड। ठीक है, एपेक्स। ठीक है, क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड एपेक्स नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि थार डेजर्ट जो है यानी कि थार रेगिस्तान के टीले कहाँ पाए जाते हैं। तो थार रेगिस्तान के टीले राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, चेरू, बीकानेर, हनुमानगढ़ जिलों में पाए जाते हैं और रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान तक ये फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2024 प्रो कबड्डी लीग किस टीम ने भाग नहीं लिया था। तो कोलकाता पायरेट्स ने 2024 में प्रो कबड्डी लीग में भाग नहीं लिया था। 11वें सीजन हरियाणा स्टीलर्स में फाइनल में पटना पायरेट्स को हराकर यह पहला खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में स्वर्ण कौन से पठार से निकलता है। तो भारत में सोना निकलता है कौन से पठार से। तो भारत में सोना मुख्य रूप से दक्कन के पठार से आता है, विशेष रूप से कर्नाटक राज्य हट्टी सोना की खादान के आसपास क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि मनरेगा योजना कब शुरू किया गया था। तो मनरेगा योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम है और 2005 में भारतीय संसद नरेगा पारित किया था। ठीक है, और यह जो था वो 2 फरवरी 2006 को लागू हो गया था और 2 अक्टूबर 2019 को नरेगा अधिनियम का नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अधिनियम आया था 2005 में, लागू हुआ था 2006 में और इसका नाम चेंज हुआ था 2009 में। नरेगा से क्या कर दिया गया था, तो मनरेगा कर दिया गया था। ठीक है, और क्या था,
तो यह योजना वित्तीय वर्ष किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को 100 दिन का रोजगार ये देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस तरह हम लोग, ठीक है, 3 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है वो टोटल हम लोग समाप्त कर लिए हैं, जिसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर सभी क्वेश्चन देख लिए हैं। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब लोग देखते हैं, ठीक है, 3 मार्च का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आरपीएफ कांस्टेबल 2025 3 मार्च का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बांध का निर्माण किया गया है। कहाँ पे? तो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर निर्माण किया गया और ये कहाँ पे है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि टिहरी बांध का निर्माण 1978 में शुरू हुआ था, वर्ष 2006 में पूरा हुआ था। भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा नदी पे, उड़ीसा के महानदी पे बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि नागार्जुन सागर बांध जो है ये तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी पे बना है। मेट्रो बांध कहाँ है? तो तमिलनाडु के कावेरी नदी पे बना है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के रिहंद नदी पे बना है। इंदिरा गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पे बना है और कोयना बांध महाराष्ट्र के कोयना नदी पे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, ठीक है, पूछा गया था कि तमिलनाडु में पोंगल पर्व का, ठीक है, कानुम पोंगल किस दिन मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है आपका 4 दिनों तक चलने वाला पर्व है और 4 दिनों के अलग अलग नाम से दिए गए हैं। पहले दिन को भोगी पोंगल, दूसरे दिन को सूर्य पोंगल, तीसरे दिन को मेट्टू पोंगल और चौथे दिन को कानुम पोंगल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कोसी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो कोसी नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है और गंगा की लंबाई कितना है? तो 25 किलोमीटर कुल लंबाई है इसका। और ये कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, तो गंगोत्री से गंगा बनकर नहीं निकलती है और ये गंगा कहाँ से बनती है? तो ठीक है, हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के ये गंगा का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में निकलती है। हिमालय के क्षेत्र में निकलने अलकनंदा देवप्रयाग में भागीरथी से ठीक है मिलती है और यहीं से गंगा का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अगला पॉइंट दिया गया है, ठीक है, कि बाई सहायक नदियाँ और दाई सहायक नदियाँ गंगा का पूछ लिया जाता है कि गंगा के बाई सहायक नदियाँ कौन सी है और दाई सहायक नदियाँ कौन सी है गंगा का। तो बाई में है रामगंगा है, घाघरा है, काली नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी और कोसी नदी। उसके बाद दाई ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं यमुना नदी है, पुनपुन है, दामोदर है और सोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नामपुक कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित आपका अरुणाचल प्रदेश के चांगला जिले में स्थित है ये। ठीक है, कोयला खदान, भारत के प्रमुख कोयला खदान इन राज्यों में कौन कौन सा है ये भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि झारखंड झरिया कोलफील्ड भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। उड़ीसा तालचेर, हिमगिरी, रामपुर, झारसुगुड़ा जैसी कोयला खदानों हैं। छत्तीसगढ़ में कोरबा, विश्रामपुर, सोहनल, झिलमिल, हादसे, अरंडे जैसी कोयला खदानें हैं। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में, ठीक है, कांतापल्ली, सिंगरेनी जैसे कोयला खदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के जरिए एक ही व्यक्ति के 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों को, ठीक है, राज्य के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो वह आपका 1956 में 7वें संशोधन अधिनियम के जरिए था, यह किया गया था कि कोई भी व्यक्ति को 1 से ज़्यादा राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अलीगढ़ की साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो अलीगढ़ की साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया था सर सैयद अहमद खान ने। कब? तो 1864 में किया था। उन्होंने भारत में मुसलमानों के बीच वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए क्या किया था? तो वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए रियल सोसाइटी ऑफ लंदन की तर्ज पे सोसाइटी की स्थापना की। वर्ष 1875 में ठीक है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक भी थे, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विकसित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। दिया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 15 में भाग 14 के तहत अनुच्छेद 315 में 15 से 323 के संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां सदस्यों की नियुक्ति और उनकी बर्खास्ती के आदि का उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 में इसका जिक्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, वो करता है आपका कौन, भारत के राष्ट्रपति, जो अनुच्छेद 108 के तरह 108 के द्वारा बुलाया जाता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, लेकिन बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। और अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और इसकी अनुपस्थिति, अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थिति हैं तो अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, उनकी अनुपस्थिति में राज्य के उपसभापति के द्वारा जो था ये अध्यक्षता किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, पूछा गया था कि 71वां संविधान संशोधन के जरिए किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो 71वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। यह संशोधन 1992 में लागू हुआ था, जो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। पहली भाषा को कब जोड़ा गया था, तो 21वां संविधान संशोधन 1963 में ये कब जोड़ा गया था, तो 1967 में कब जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। उसके बाद जो है वो आपका बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 4 भाषा को जोड़ा गया था कब, तो 52वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया था, पूछा गया है कि 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। ठीक है, तो 52वां संविधान संशोधन के जरिए संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया, और यह कानून संसद और राज्य विधानसभाओं के दोनों के द्वारा लागू होता है। यह कानून 1985 में संसद में जो था वो पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे दक्षिण पर्वत श्रृंखला कौन सा है। तो भारत की सबसे दक्षिण पर्वत श्रृंखला जो है वो है आपका कौन सा, तो नीलगिरी, कार्डेमम और अन्नामलई पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, दक्षिण की कई पर्वतमालाएं हैं जिनमें नीलगिरी, कार्डेमम और अन्नामलई की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो है आपका कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये लिखा गया था आपके विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखा गया था। यानी कि आप हर एक शिफ्ट में यहाँ पे देखा जा रहा है कि 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जिनका भी एग्जाम आने वाला है तो कृपया आप 1857 की क्रांति को एक बार अच्छे से देख लें, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं बनेगी। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट है कि यह पुस्तक पहली बार 1909 में नीदरलैंड के प्रकाशित किया गया था, और यह मराठी में लिखा गया है। पुस्तक को फिर से भगत सिंह के द्वारा प्रकाशित किया गया और उर्दू और पंजाबी अनुवाद में किया गया। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो था, ठीक है, क्या किया गया, तो इसे तमिल भाषा में प्रकाशित किया गया था। पुस्तक में ब्रिटिश के खिलाफ 1857 के विद्रोह का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था। तो जीएसटी पेश किया गया था 2016 के 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, 2016 के 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है ये पेश किया गया था जीएसटी को। और जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी की 4 बुनियादी संरचना कौन सा है, तो 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी का आदर्श वाक्य है 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। ठीक है, क्या है आदर्श वाक्य, तो 1 नेशन 1 टैक्स और 1 मार्केट। ठीक है, जीएसटी के बारे में देख लेते हैं कब लागू हुआ था। तो जीएसटी बिल राज्यसभा के द्वारा 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। जीएसटी बिल लोकसभा के द्वारा 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति के द्वारा जीएसटी पर बिल पर हस्ताक्षर किए गए थे, और 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और लेख जीएसटी परिषद के गठन जो था वो संबंधित अनुच्छेद 279 के ए में जिक्र मिलता है, और जिसकी, ठीक है, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष जो है वो कौन होते हैं, तो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा को बढ़ावा देने के लिए कहां पर एम्स की आधारशिला रखी है। तो एम्स की आधारशिला रखी है दरभंगा में एम्स की ठीक है, दरभंगा में एम्स दरभंगा की आधारशिला रखी। एम्स दरभंगा पटना एम्स के बाद बिहार का दूसरा एम्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत धारा को किस में मापते हैं। तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, और विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है, तो एम्पियर है। ठीक है, विद्युत धारा के द्वारा जो था वो क्या मापा जाता है, तो विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है, एमीटर के द्वारा भी मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। तो चमकते हीरे होने वाली घटना को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का परिणाम है ये। ठीक है, यानी कि मृग रेशा का बनना या हीरा का चमकना, ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का घटना है। ठीक है, और हम लोग कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश सघन माध्यम से कम, ठीक है, सघन माध्यम से कम सघन माध्यम में जाता है। जब प्रकाश की सीसा पर क्रांति कोण से ज़्यादा कोण पर टकराता है तब होता है, तब किरण उसी माध्यम में वापस परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने किस वर्ष भारत की बागडोर अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो, ठीक है, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया जो थी वो किस वर्ष भारत की बागडोर जो था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से हटा करके अपने हाथों में ले लिया था। तो 1858 में इसका रीजन क्या था, तो इसका रीजन था 1857 का क्रांति। इसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जितने भी अधिकार थे सभी क्राउन के हाथों में चले गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है 16 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। उस समय भारत में जो था मुगल साम्राज्य था किसका, तो मुगल शासक जो थे वो
अकबर थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि उस समय उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को राजशाही अधीन कर दिया और साल 1876 में उन्हें भारत की महारानी जो था वो घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न पूछा गया है कि महाभारत कुल कितने अध्याय हैं? तो महाभारत में कुल 18 अध्याय है। इस इन्हें पर्व भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें अध्याय को पर्व भी कहा जाता है। महाभारत को महर्षि वेद व्यास ने लिखा और यह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या है? तो जय संहिता है। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया है कि रामायण के कितने अध्याय हैं? तो अगर पूछ लिया जाएगा अगर नेक्स्ट पेपर में कि रामायण के कुल 7 अध्याय हैं जिन्हें कांड के नाम से जाना जाता है और इन 7 कांडों में लगभग 500 सर्ग यानी कि अध्याय, रामायण में करीब 24,000 श्लोक हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1951 में भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन जो था ये शुरू किया था, यह आंदोलन महात्मा गांधी के शिष्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था और यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस बैंकिंग शाखा को बैन किया था? तो ये बैन किया है पेटीएम पेमेंट बैंक की सेवाओं पर आने वाले 29 फरवरी 2024 को सेवा, ठीक है, से बैन करने का आदेश जारी किया था। आरबीआई का स्थापना कब होता है? तो 1 अप्रैल 1935 को यंग हिंटल समिति के सिफारिश पर इसका स्थापना किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है वो इसका जो लोगो में रॉयल बंगाल टाइगर और एक क्या है ताड़ का पेड़ के जिक्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। इससे पहले NH-7 के नाम से जाना जाता था और इसी का नाम परिवर्तन करके NH-7 का नाम परिवर्तन करके ही NH-44 रखा गया है। यह जम्मू कश्मीर के उत्तरी छोर पर श्रीनगर को भारत के सबसे दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुच्छेद 19 के बारे में सही नहीं दिया गया है? ठीक है, तो अनुच्छेद 19 के बारे में क्या है? तो अंधता व स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में नहीं है बल्कि अनुच्छेद 25 में है। ठीक है, अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है? तो बोलने की स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि संत तुकाराम किस राज्य से हैं? तो तुकाराम जो है वो महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, कहाँ से? तो महाराष्ट्र से हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत के मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करते हैं प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, भारत के मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और प्रधानमंत्री कौन है अभी? तो श्री नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि HDFC बैंक ने गीगा ऐप किसके लिए लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था गीगा ऐप नाम से एक वित्तीय सेवा पहल गिग वर्कर्स के लिए HDFC बैंक ने लॉन्च की, जिससे खास तौर पर गिग वर्कर्स और फ्रीलांसरों के लिए डिजाइन किया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 1858 के बाद किस वायसराय के नाम से जाना जाने लगा था? तो किसे जो है वायसराय के नाम से जाना जाने लगा था? तो 1858 के बाद भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से जाना जाने लगा और 1858 में ही क्या कर दिया गया था? तो कंपनी का अधिकार क्राउन के हाथों में चला गया था। इसका मुख्य रीजन था 1857 की क्रांति। ठीक है, तो पहला जो था वायसराय कौन बना थे? तो भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। उनका कार्यकाल 1856 से 62 तक रहा था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1991 में आर्थिक नीति से कृषि के कैसा प्रभाव आया था? तो कृषि में प्रभाव आया था 1951 में आर्थिक सुधारों के बाद कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, लेकिन कृषि क्षेत्र पर सुधारों का अक्सर सटीक तौर पर नहीं मापा जा सकता है। ठीक है, प्रभाव क्या क्या रहा था? तो प्रभाव रहा था कि कृषि GDP में बढ़ोतरी हुई थी, फसल पत्ती में बदलाव आया था, किसान को मौद्रिक मुआवजे के बदले अपनी फसल में कुछ हिस्सा सरकार को बेचने के विकल्प दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि 1947 में जब देश को स्वतंत्रता मिली तब भारत के सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा था? तो वो था आपका एग्रीकल्चर था। क्या था? एग्रीकल्चर था, कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1414 में से 1421 के दौरान दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय दिल्ली का जो शासक था वो था खिलजी खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल ठीक है सुतोघई थे? तो सुतोघई और मुंडिक अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि नगर हवेली किन दो राज्यों की सीमा का साझा करता है? तो नगर हवेली जो है वो उत्तर में गुजरात और दक्षिण में महाराष्ट्र राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। मूलतः यह दोनों राज्यों के बीच स्थित है। कौन? तो दादर और नगर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है यह स्थित है कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में। और इसका स्थापना कब होता है? तो 1959 में इसका स्थापना होता है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी देख लेते हैं कि यह जो है यूनाइटेड किंगडम की मदद से इस प्लांट का निर्माण किया गया था और यह कारखाना दामोदर नदी के किनारे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि कमल के पत्ते पर पानी की बूंद किस कारण से चमकता है? तो कमल के पत्ते पर जो पानी का बूंद है वो है आपका किसके कारण चमकता है? तो आपका सुपर हाइड्रोफोनिक नेचर के कारण ये चमकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इस तरह हम लोग 3 मार्च का जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था जीके जीएस और करंट हम लोग टोटल डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और ये आपको कंटिन्यू जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, 18 तक एग्जाम चलने वाला है। तो जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो कृपया वो अच्छे से एक बार रिवीजन कर लें और टॉपिक देख लें कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से आकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्ड शिफ्ट, ठीक है। 3 मार्च का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2025 जो एग्जाम स्टार्ट हुआ था, तो अब 3 मार्च का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये करंट का क्वेश्चन है कि द ब्लू अम्ब्रेला जो था ये लिखा गया था रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि अंग्रेजी में उपन्यास 2, ठीक है, देहरा के आर्टिस्ट स्ट्रगल ग्रो के लिए 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1999 में पद्मश्री, 2014 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था उनको, ठीक है। रस्किन बॉन्ड का कौन सी पुस्तक है, तो रस्किन बॉन्ड का पुस्तक है द रूल ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, ठीक है। झुम्पा लाहिड़ी का है द नेमसेक इंटरप्रेटर ऑफ द मालदीव्स। अरविंद अडिगा का है द वाइट टाइगर। और भी देख लेते हैं आर के नारायण का कौन सा है, तो द गाइड है और द इंग्लिश टीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया अनुच्छेद 1939 के डी के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंग होगा, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जिक्र मिलता है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में, और ये कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता हुआ है अनुच्छेद 50। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन जो है वो अनुच्छेद से पूछा लिया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो है वो अच्छे से आप देख लीजिएगा ताकि आपको डेली एक शिफ्ट में क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको क्वेश्चन छूटे नहीं। देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिया गया है कि अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में काम शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार है। अनुच्छेद 43 में श्रमिकों के लिए निर्वहन मजदूरी है। अनुच्छेद 43 के में उद्योग के प्रबंधन श्रमिकों की भागीदारी है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था, 3 मार्च का पूछा गया था ये, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 40 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए और ओबीसी के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन है। अनुच्छेद 49 में स्मारकों और प्राकृतिक महत्व के स्थानों को वस्तुओं को संरक्षण रखना है। अनुच्छेद 50 में किसका जिक्र है, तो अनुच्छेद 50 में जो है, ठीक है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथककरण है। और अनुच्छेद 51 में जो है वो राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51 की का जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वह पूछा गया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु के बाद पहला दयानंद एंग्लो वैदिक, ठीक है, तो डीएवी का पूर्व में क्या होता है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना किस शहर में किया गया था। तो ये किया गया था आपका 1886 में लाहौर में महात्मा हंसराज के प्रयासों से किया गया था। कब, तो 1886 में और लाहौर में किया गया था, जिसको हम अभी डीएवी के नाम से जाना जाता है। और डीएवी का पूरा नाम होता है क्या, तो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि द्रव्यमान m की वस्तु की ऊंचाई h है तो उठाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा। तो W बराबर क्या होता है, तो mgh होता है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, पूछा गया था कि वर्तमान में राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी और सीईओ कौन है। तो राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी और सीईओ जो है वो संजय शुक्ला राष्ट्रीय आवास बैंक के वर्तमान प्रबंधक निदेशक और एमडी और सीईओ हैं। उन्होंने 30 जुलाई 2024 को यह जो है पदभार संभाला था। यह जो करंट का क्वेश्चन है तो करंट भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस मोबाइल कंपनी और संस्था ने 6G भारत की जरूरतों को पूरा करने के तरीके पर शोध के लिए रणनीति साझेदारी किया है। तो नोकिया और भारतीय विज्ञान संस्था के द्वारा ये साझेदारी किया गया है, ठीक है, किसके लिए, तो 6G पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में बैंक रेपो रेट 2024 में कितनी थी। तो ये जो है 2 मार्च में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, बैंक रेपो रेट से, ठीक है। तो क्लियरेटेक्स के अनुसार 8 अगस्त 2024 तक भारत में रेपो दर 6.50% है, ठीक है। 7 फरवरी 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का जो रेपो दर था वो 25 आधार अंकों की कटौती थी। इस कटौती के बाद फिलहाल रेपो दर जो हो गया 6.25%, वही रिवर्स रेपो दर कितना हो गया, तो 3.35% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया था कि मीराबाई के गुरु कौन थे। तो मीराबाई के गुरु थे संत रैदास या रविदास, ठीक है, संत रैदास थे। मीराबाई के गुरु राम, ठीक है, गुरु का नाम संत रैदास रविदास
भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत समाज सुधारक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 31 दिसंबर 2024 तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या कितनी थी। तो मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की जो संख्या थी वो थी 1,57,706 थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2024 में भारत और डेनमार्क के बीच पर्यावरण रणनीति साझेदारी के तहत किस नदी को बहाल करने के लिए स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया था वरुणा नदी पे। ठीक है, वरुणा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि हरित क्रांति का सबसे सकारात्मक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा था। तो सबसे सकारात्मक जो है प्रभाव पड़ा था कहाँ पे, तो पंजाब राज्य में पड़ा था। ठीक है, हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय है। तो वह वित्त आयोग, ये क्या है, तो संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किसे ब्रिटिश हिरासत के तहत मृत्युदंड दिया गया जो अब आज सभी के दिलों में जीवित है। तो है आपका भगत सिंह। भगत सिंह को मृत्युदंड दिया गया था जो आज सभी के दिलों में जीवित है। भगत सिंह 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र मामले में फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो है आपका कि 38वें राष्ट्रीय खेल का स्लोगन क्या था। तो इसका स्लोगन था संकल्प से शिखर तक, इसका स्लोगन था। और ये कहाँ पे हुआ, 2025 में। भारत के 38वें राष्ट्रीय खेल का नारा था संकल्प से शिखर तक, जिसका अर्थ होता है संकल्प से शिखर तक जाना। यह खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2024 तक कहाँ पे हुआ था, तो उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में भारत के वित्त मंत्री कौन है। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है। तो कौन क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारा आ रहा है। ठीक है, तो कौन क्या है एक बार देख लीजिएगा मंत्रिपरिषद के बारे में। तो वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रेल बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है। तो रेल बजट रेल मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। 2024 में रेल बजट केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा जो था वो पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 वोल्ट 1 एम, ठीक है, वोल्ट जो है वो एक वोल्ट बता 1 एम्पियर ये 1 ओम के बराबर होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी भी नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने के अधिकार है, चाहे वो धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश या जन्म स्थान पर कुछ भी हो। तो यह अनुच्छेद 15 में इसका जिक्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर रुद्रा का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इसका उद्घाटन किया रक्षा क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र के लिए यानी कि डिफेंस सेक्टर के लिए जो था इसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा, तो ये किया गया आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्टी बिहू किससे संबंधित है। तो कार्टी बिहू जो था त्यौहार ये असम से संबंधित है। कार्टी बिहू असम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जो धान की बुआई और रोपाई के अंत का प्रतीक है। इसे कंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है और यह अक्टूबर मध्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीशों को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, किसके द्वारा। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए विशेष बहुमत का जरूरी पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए क्या करता है, तो राष्ट्रपति के अध्यादेश पे उसे पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल उद्योग को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हिस्सा माना जाता है। तो यह माना जाता है आपका तीसरे क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। किसको, तो स्कूल उद्योग को अर्थव्यवस्था का तीसरे क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। और तीसरा क्षेत्र में क्या होता है, तो सेवा आता है, स्कूल आता है, ये सब आता है, हॉस्पिटल वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि आज़ादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था का आधार किस पर निर्भर था। तो यह आधार जो था ये निर्भर था कृषि पर निर्भर था। ठीक है, कृषि पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है। तो मौद्रिक नीति बनाता है आरबीआई। आरबीआई का स्थापना हुआ था कब, 1 अप्रैल 1935 में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मानवाधिकार का संरक्षण कौन करता है। तो मानवाधिकार का संरक्षण करता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न था कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना होता है 25 जनवरी 1950 को इसका स्थापना होता है। निर्वाचन आयोग का चर्चा मिलता है कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक इसका चर्चा मिलता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दल बदल कौन सी अनुसूची में है। तो 10वीं अनुसूची में है दल बदल। ये कब जोड़ा गया था, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में यह जोड़ा गया था। ठीक है, इसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरमपंथी आंदोलन को किस आंदोलन के जरिए जो था वो हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन के जरिए हुआ था। ये कब होता है, तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है बंग आंदोलन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि काती बिहू क्या मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि काती बिहू क्यों मनाया जाता है। तो मनाने के कारण है किसानों के द्वारा अपने खेतों की रक्षा करना और कृषि उत्पादों को अच्छे उगने की कामना करने के लिए मनाया जाता है। काती बिहू असम में मनाया जाने वाला एक कृषि त्यौहार है और यह चावल के पौधों को स्थानांतरित करने के समय मनाया जाता है। इसे कोंगाली बिहू कभी कहा जाता है और यह त्यौहार गंभीरता और प्रार्थना का समय जो है वो होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि असम किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। असम जो था वो भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार और निजी क्षेत्र का रोजगार जो है संदर्भित करता है, तो यह आपका अनुच्छेद 16 का 2, ठीक है, अनुच्छेद 16 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के बाद भारत का राज्य का बनाया गया था, ठीक है। सिक्किम को किस संविधान संशोधन के बाद भारत का राज्य बनाया गया था, तो सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन 1975 को पारित किया गया था। और ये 16 मई 1975 को जो है वो सिक्किम को औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा माना गया था। कब, तो 16 मई 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्राइवेट पोर्ट मुद्रा पोर्ट किस राज्य में स्थित है, तो प्राइवेट पोर्ट और मुद्रा पोर्ट जो है ये स्थित है गुजरात के कच्छ जिले में, ठीक है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति किसने शुरू किया था, तो 1857 की क्रांति जो था ये शुरू किया था मंगल पांडे ने। तो 1857 की क्रांति से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन जो है हर सेट में लगभग 102 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मालाबार तट किन राज्यों में के बीच स्थित है, तो मालाबार तट जो है ये स्थित है केरल और कर्नाटक के बीच स्थित है मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट किस जगह तक फैला हुआ है, तो पश्चिमी घाट का जो क्षेत्रफल है वो पश्चिमी घाट भारत के पश्चिम तट उत्तर से गुजरात से लेकर के दक्षिण में केरल तक के फैला हुआ है। कौन सा, तो यह आपका पश्चिमी घाट फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो वो है गंगा है, हुबली है, पद्मा है, ब्रह्मपुत्रा, यमुना, बराक, सुरमा, मेघना, इरावदी, गोदावरी, महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, कृष्णा, कावेरी, वानगंगा, चंबल, बनास और काली, सिंध, गंभीरी, ये सभी नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था कि भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में कौन क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत 2-3 क्वेश्चन आ रहा है। भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है, तो जुलाई 2024 में विनय मोहन क्वात्रा की जगह विक्रम मिश्री विदेश सचिव होंगे, ठीक है, विदेश सचिव जो थे वो होंगे। तो इस तरह हम लोग, ठीक है, 3 मार्च का ऑल शिफ्ट यानी कि तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग टोटल जीके जीएस करेंट अफेयर्स, ठीक है, और जीके जीएस करंट अफेयर टोटल हम लोग समाप्त कर लिए हैं। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिनका एग्जाम चल रहा है या होने वाला है तो कृपया एग्जाम देकर आने के बाद में क्वेश्चन को जरूर भेजें व्हाट्सएप ग्रुप पे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप पर्सनल हमको मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।